फायर की कॉपी हटा दीजिए, 164 का बयान भी हटा दीजिए। लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, दोनों प्यार करते हैं। मान लीजिए कि 2 बजे रात में ही बुलाई है वो लड़का को, या लड़का वहाँ पर गए मिलने के लिए, प्रेम करते हैं, तो क्या लगता है अपराध कर दिया उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है, तो अगर लड़की बुलाती है या लड़का बुलाता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध की श्रेणी में अगर दोनों का कांस्टेंट अगर सहमति है तो उसमें कोई अपराध कानून के अनुसार नहीं माना जाता है। तो लगता है इस केस के अंदर आरती कहीं से भी फंस रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आरती कहीं से नहीं फंस रही है। आरती का जो बयान है वो साफ सुथरा है, उसके साथ घटित घटना है, और उसने जो भी बताया 164 के बयान में वो स्वेच्छा से न्यायिक श्रेणी के जो दंडाधिकारी होते हैं प्रथम श्रेणी के, उनके समक्ष दिए हैं बयान। किसी भी वकील समाज का हो या कोई भी भारतीय आम नागरिक हो, मैं सबों से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं और बहनें हैं वो पूजनीय होते हैं, और उसके विरुद्ध हम लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी बात को साबित करने के लिए उसको न्यायालय से साबित करना पड़ेगा कि वो बचलन है या नहीं है। तो इस केस में ये देखना है कि कितने व्यक्ति इसमें साक्ष्य दे सकते हैं और कितने साक्ष्य का मूल्यांकन सही है। सही अगर होगा तो उस आधार पर इसमें जो है, अब तो 302 में फांसी की सज़ा है, अब उसे आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। तो दोनों चीज़ हो सकता है, या तो फांसी या आजीवन कारावास हो सकता है। इसमें पुत्र की हत्या हो जाए और वो आंखों के सामने, तो उसमें वो पिता सिर्फ केस करके रुक गए, ये उसकी मानवीय है। कि अगर पिता चाहते तो उस समय भी वो काउंटर करके उस बहुत बड़ी घटना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मुकदमा करके रुक गए, ये उसकी मानवीय और सामाजिकता है। आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। छोटू हत्याकांड को लेकर जिस प्रकार से आए दिन आप लोगों तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकीलों की बातें सामने आती हुई दिख रही है, आप भी असमंजस में होंगे कि आखिर ये वकील क्या कह रहे हैं और वो केस क्या है। हम भी एक बार पहुंचे हुए हैं मोस्ट सीनियर वकील के पास में। हम इनसे जानते हैं कि आखिर जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है और जिस प्रकार से FIR दर्ज की गई है और 164 का बयान दर्ज मजिस्ट्रेट के सामने रखा गया है, उसे लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले सर आप बताएं कि जिस तरह से आपके समक्ष FIR की कॉपी रखी हुई है और आपने देखा कि 164 का बयान जो दर्ज कराया गया है, इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, पहली वो बताएं। देखिए, ये जो घटना है वो सत्य है। ये मामला 302 का बनता है, और 302 के मामला में जो है ये घटना जो है, जिसने जो सूचक जो है वो अपने आँख से देखे प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, और इसमें जो पीड़िता है जो अपने बयान 164 के बयान में आरती कुमारी जो अपना बयान न्यायालय में दाखिल किया है उसमें स्पष्ट रूप से बताई है कि उसमें छोटू कुमार की हत्या की गई है, जिसे टॉर्चर करके, जिसका नक पैर हाथ तोड़कर और करंट लगाकर मारा गया है। ये आंखों देखा गवाह है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता है। इसमें कोई भी दोषी नहीं बच सकता है। अगर ये 164 के बयान और इनके बयान को न्यायालय में अभिकथन किया जाएगा साक्ष्यों के आधार पर, तो ये आरती कुमारी और उनके जो ससुर हैं उमेश यादव, जो तथाकथित अभी वर्तमान में शादी नहीं हुई थी, जो उमेश यादव ससुर और पापा के रूप में रह रहे हैं, तो वो उनके बयान पर उनके साथ गए व्यक्ति का जो साक्ष्य संकलन में आएगा उसके आधार पर कोई भी अभियुक्त इसमें जो नामित है वो नहीं बच पाएंगे। लोगों का मानना है कि छोटू 2 बजे रात में आरती से मिलने के लिए गए थे। हालांकि ये बात सामने आ रही है कि लगातार आरती ने बोली है, और साथ में आपको 164 का बयान भी रखा गया सामने में, कि आरती का ये कहना था कि 2 बजे रात में हम नहीं बुलाए थे छोटू को, जबकि मेरी भाभी बुलाई थी। हम जैसे बाहर निकले तो हमने देखा कि छोटू भाभी से बातें कर रही थी। उसने मना भी किया कि तुम इतने बजे रात में क्या करने के लिए यहाँ पहुँचे हो। तो भाभी ने तो छोटू ने बोला उसको, आरती को, कि हम भाभी बुलाई है, हम इसलिए आए हैं यहाँ पर। तो इसको देखते हुए क्या कहेंगे आप, क्या उस समय आना छोटू का गलत था? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के द्वारा बुलाया जाता है या टेलीफोनिक मैसेज भी किया जाता है या कोई संवाद के द्वारा बुलाया जाता है, तो ये माना जाएगा कि अगर आरती कुमारी की भाभी अगर बुलाई है घर पर, तो उसका मोबाइल का जो लोकेशन है, उनके जो बातचीत का है, वो उसमें दर्ज होगा, अंकित होगा। अगर
आरती कुमारी देखी है कि भाभी के साथ उसको बातचीत करते हुए या पूछने पर बताई, तो ये सत्यता की ओर ले जाता है कि निश्चित रूप से उसकी भाभी छोटू कुमार को बुलाए थे और पर्पस आगे का उद्देश्य उससे कारित होता है कि अगर किसी को बुलाने के बाद उसकी अगर हत्या हो जाती है तो ये माना जाएगा कि उसको जानबूझकर उद्देश्य उसका पहले से ही दर्शित था और बुलाकर उसकी हत्या करने का एक उद्देश्य एकमात्र होता है। इसके लिए भी कानून है। अगर उसमें किसी भी सहमति के लिए अगर अन्य का संलिप्तता होती है तो उसके लिए भी 120 भी है, वो भी इसमें है। और सभी का अगर विचार एक हो, अगर उसको बुलाया गया और कड़ी के तौर पर उसको सबसे पहले भाभी को कड़ी के रूप में उपयोग किया गया, तो ये पूर्व का साजिश था और साजिश के आधार पर अगर किसी की हत्या होती है तो उस श्रेणी में भी कोई नहीं बच सकता है। आरती कुमारी के द्वारा यह कहना कि 2 बजे रात्रि में बुलाया गया था, तो ये संभव है कि आरती कुमारी छोटू कुमार से प्रेम करता था और छोटू कुमार अपने किसी भी बात पर जो प्रेम करते हैं और इस प्रेम की दुनिया में वो रात दिन नहीं देखते हैं, किसी भी समय जा सकते हैं और आ सकते हैं और प्रेम करने वाले का नीयत कभी बुरा नहीं होता है। फायर की कॉपी हटा दीजिए, 164 का बयान भी हटा दीजिए। लड़की बालिग है, लड़का बालिग है, दोनों प्यार करते हैं। मान लीजिए कि 2 बजे रात में ही बुलाई है वो लड़का को या लड़का वहाँ पर गए मिलने के लिए, प्रेम करते हैं, तो क्या लगता है अपराध कर दिया उन्होंने? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर लड़की बालिग है लड़का भी बालिग है तो अगर लड़की बुलाती है या लड़का बुलाता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अपराध की श्रेणी में अगर दोनों का कांस्टेंट अगर सहमति है तो उसमें कोई अपराध कानून के अनुसार नहीं माना जाता है। इसलिए भारत में दिया गया है कि भारत के संविधान में कि अगर दोनों की सहमति है, जो भी सहमति बनी है, तो उस सहमति के अनुसार कोई भी क्रियाकलाप किया जाता है तो उसके अनुसार वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। चलिए, तो इसका मतलब है कि लड़का लड़की बालिग है और दोनों मर्जी से अगर शारीरिक संबंध भी बना लेते हैं तो कानून की नज़रों में वो दोषी नहीं है, ये कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से अगर प्रेम करते हैं वो और दोनों की कांस्टेंट सहमति है तो उस आधार पर अगर उनसे संबंध भी बनता है तो वो कानून के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। एक बात और सामने आ रही है कि रात के वक्त में जब छोटू वहाँ पर पहुँचे थे तो उसके हाथ में हथियार था और उसके रिएक्शन में उसको मारा गया। इस पर क्या कहेंगे आप? जिस प्रकार से रात भर टॉर्चर किया गया और फिर करंट लगा कर मारा गया, क्या कहेंगे? क्या लगता है कि हकीकत में वो चोरी करने के लिए से गया होगा वहाँ पर, या फिर क्या लगता है आपको इस पर? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि छोटू कुमार चोरी करने के उद्देश्य से उस घर में जाएगा। छोटू कुमार अगर चोरी करने के उद्देश्य से जाता भी तो वह सुबह जा सकता था या रात्रि के 9 बजे जा सकता था। 2 बजे रात्रि का जाने का मतलब है कि उसके पास ऐसा कोई हथियार नहीं था। अगर मान भी ले जाए कि उसके पास हथियार था तो उस समय उस घरवाले को दिखाना था, परिवार वाले को दिखाना था कि उसके पास हथियार था और अपने डिफेंस में लेना चाहिए था। और आदमी वहाँ पर जो है ग्रामीणों को बुलाना चाहिए था कि देखिए ये जो हथियार है, किसी को टॉर्चर करके यह कह के कि वो चोर है या डकैती करने के उद्देश्य से आया था और उसका पैर हाथ तोड़ के उसका जो है नख निकाल के मार दे, बिजली का करंट सटा के मार दे, ये अमाननीय है, ये हत्या की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से उद्देश्य इसका हत्या का कारित होता है। लड़की ने बयान दी है खुले तौर पर मजिस्ट्रेट के सामने में, और सामने एफआईआर जो दर्ज किया गया है ये छोटू के पिताजी ने किया है, उमेश यादव ने किया है। इनका भी यही कहना था कि सुबह 3:30 बजे हम जब वहाँ पहुँचे हैं, मुझे आरती ने बुलाया था, फिर वहाँ जब मैं पहुँचा तो उस वक्त तक में जो छोटू था वो जिंदा था, एक रूम के अंदर बंद था, वो मदद की गुहार लगा रहा था। सामने उनको फिर मारा गया, पीटा गया। तो इसको आप क्या कहेंगे, किस श्रेणी में आता है? ये मतलब आपके इसमें जो अपराध है उसको किस श्रेणी में आता है? ये अपराध की श्रेणी में आपराधिक कृत्यों से इससे बड़ा कृत्य नहीं हो सकता है। किसी के पिता के सामने किसी पुत्र की अगर हत्या की जाती है तो ये अपराध की कृत्य श्रेणी में आता है। पिता के सामने अगर पुत्र की हत्या हो रही है और पिता बेबस है, यहाँ पर पिता नहीं बचा पाते हैं अपने पुत्र को, इससे बड़ा अपने समाज में और क्या शर्मनाक हो सकती है। कानून की जहाँ तक की बात है, कानून तो अपना सज़ा देगी, जिस बिंदु पर जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर अपना सज़ा और काम करेगी। पुलिस भी अपना काम करेंगे, जिनको गिरफ्तारी जो सही तथ्य आएगा उनको लाएंगे। लेकिन ये समाज की एक परिभाषा धारणा है कि हमारे पिता के जीवित रहते हुए किसी पुत्र की हत्या हो जाए और वो आंखों के सामने, तो उसमें वो पिता सिर्फ केस करके रुक गए, ये उसकी मानवीय है। कि अगर पिता चाहते तो उस समय भी वो
काउंटर करके उस बहुत बड़ी घटना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक मुकदमा करके रुक गए। ये उसकी मानवीय और सामाजिकता है। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? अच्छा, एक बात है, आपको लगता है कि इस केस के अंदर आरती कहीं से भी फंस रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आरती कहीं से नहीं फंस रही है। आरती का जो बयान है वो साफ़ सुथरा है, उसके साथ घटित घटना है, और उसने जो भी बताया 164 के बयान में, वो स्वेच्छा से न्यायिक श्रेणी के जो दंडाधिकारी होते हैं प्रथम श्रेणी के, उनके समक्ष दिए हैं बयान। तो उनमें कहीं नहीं है कि वो दबाव में दिए हैं। वो जो देखे, जो अपने से उनको लगा कि जो उन्होंने अपना स्वेच्छा से बयान देकर, और उसमें जो लिखी गई बात है, उनके हर बातों को न्यायालय में मान्य है कि उनके द्वारा ये है कि इसने घटना को प्रत्यक्षदर्शी के रूप में देखी है, जो कि 164 के बयान में दर्शित करती है। उस बयान में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि आरती कुमारी को लग रहा है कि स्वतः उसमें फंस सकती है। एक बात मुझे बताएं कि इस केस में जितने भी आरोपी हैं, सिद्ध हो जाता है कि ये दोषी हैं, तो उनके लिए क्या सज़ा का प्रावधान है? देखिए, ये तो बृहद रूप है। अपने यहाँ भारतीय संविधान में जो है, जो न्यायालय का रूपरेखा है, निम्न न्यायालय में अभिलेख न्यायालय कहते हैं इसको। अभिलेख में है कि साक्ष्यों का संकलन होता है। साक्षी जितना साक्ष्य मजबूत देंगे, उस आधार पर उसको सजा तय की जाती है। तो इस केस में ये देखना है कि कितने व्यक्ति इसमें साक्ष्य दे सकते हैं और कितने साक्ष्य का मूल्यांकन सही है। सही अगर होगा तो उस आधार पर इसमें जो है, अब तो 302 में फांसी की सज़ा है, अब उसे आजीवन कारावास में भी बदला जा सकता है। तो दोनों चीज़ हो सकता है, या तो फांसी या आजीवन कारावास हो सकता है इसमें। जो लोग सरेंडर कर रहे हैं उसका क्या है? वो तो सरेंडर कर रहे हैं, आत्मसमर्पण कर रहे हैं। उससे ये नहीं है कि केस प्रभावित होता है। सिर्फ ये साक्ष्य के लिए जब चलेगा, जब उस पर आरोप पत्र दाखिल होंगे, आरोप सिद्ध होने के बावजूद, तब उसके बाद उसका जो है, उनको भी मौका दिया जाएगा अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करने के लिए। उसको डिफेंस विटनेस कहते हैं हम लोग। अगर डिफेंस विटनेस में वो नहीं दे पाते हैं, तो उसके बाद भी अगर उस पर लगता है न्यायालय को, और न्यायालय साक्ष्य संकलन में अगर करते हैं, तो उस आधार पर उनको जो है सज़ा मिल सकती है। मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से पुलिस अभी अनुसंधान में जुटी हुई है, पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, उसके बाद यह मामला अभी सीजीएम में है, आगे बढ़ा नहीं है, कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर रही है, चूँकि पुलिस का मानना है कि जब तक बाकी बचे 3 आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक वो चार्जशीट फाइल नहीं करेंगे। बाकी जो डायरी लिखना होता है, सब कुछ करना होता है, अभी वो प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं करेंगे। इसके बावजूद कोई व्यक्ति एक लड़की को बोलता है कि ये बदचलन है, क्या कहेंगे इस पर? क्या उसको अधिकार है? और ख़ास करके जो वकील टाइप के लोग होते हैं, वो जब बोलते हैं कि बदचलन है, इसका व्यवहार सही नहीं था, क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, ऐसा नहीं कि किसी भी वकील समाज का हो या कोई भी भारतीय आम नागरिक हो, मैं सबों से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं और बहनें हैं, वो पूजनीय होते हैं, और उसके विरुद्ध हम लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी भी बात को साबित करने के लिए उसको न्यायालय से साबित करना पड़ेगा कि वो बदचलन है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक बहुत लंबी प्रक्रिया में जानी पड़ेगा कि इसमें जो है उसके ऊपर कोई पूर्व से ऐसा आरोप था जो कि सही साबित हुआ था, तब हम कह सकते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कहना कि ये लड़की इस टाइप, किसी के आचरण को आप देखकर और प्रथम दृष्टिया में नहीं आंक सकते हैं कि वो किस प्रकार की व्यक्ति है या किस प्रकार की महिला है या किस प्रकार की लड़की है। तो इसलिए ये कहना यहाँ पर गलत है किसी भी व्यक्ति को। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि महिला को, जो महिलाएं भारतीय समाज में एक स्त्री रूप में परिधारणा दी गई है, उसे हम लोग बहुत ही पवित्र मानते हैं। और पवित्रता के पाठ पर अगर देखा जाएगा कि किसी को हम अगर कुछ कह रहे हैं, तो उसमें हमारी सच्चाई होनी चाहिए कि अगर किसी के विरुद्ध हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें हमको ये साबित करना होगा कि इस आधार पर ये साबित हो चुका है, तब उसके बाद हम उसको प्रयोग में ला सकेंगे। अगर कोई हमारे भारतीय संविधान के अनुरूप कोई व्यक्ति या समाज के कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं, तो वो गलत है। चलिए सर, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो अभी आपने देखा मेरे साथ मोस्ट सीनियर वकील संजीव जी थे, जिन्होंने अपनी बातें रखी है। इनका कहना है कि जिस प्रकार से
कोर्ट के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष आरती ने 164 का बयान दिया है। साथ ही मृतक छोटू के पिता ने जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज कराई है और साथ में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि रात भर टॉर्चर किया गया है और साथ में सुबह के 3:30 से 4 बजे के बीच उसे करंट लगाकर मार दिया गया है। इसको देखते हुए इनका मानना है कि जो दोषी हैं, जो 7 आरोपी का नाम जो सामने आ रहा है वो हैं, उनमें से एक भी नहीं बच पाएंगे। बात रही आरती की, तो आरती हमेशा से निर्दोष थी और आगे भी निर्दोष रहेंगी, उस पर कुछ नहीं होने वाला है। छोटू के माता पिता या उसके परिजन या ख़ानदान जितने भी हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। दिक्कतें परेशानी जितने कुछ आने को होगा वो सिर्फ आरती के जो माता पिता हैं या फिर जो 7 आरोपी हैं उनके ऊपर आने वाला है। बाकी इस प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उन लोगों की आंखें खुल जाए जो लोग ये कहते हैं कि आरती फंसने वाली है इस पूरे घटनाक्रम में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।